गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो होमवर्क वाला डे 17 शुरू करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का थर्ड ये रिवीजन लेक्चर है और इसमें उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो पहले दो लेक्चर्स में डाले गए थे, जिसमें ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग ये मेन टॉपिक चल रहा है। इससे नीट में क्वेश्चन जरूर आता है और इसीलिए इसकी हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए रिवाइज करा देते हैं कि अगर दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम हो, ठीक है ना, और माना कि वो इंटेंसिटी है, मान लो कि आई नॉट, ठीक है ना, तो जो नेट इंटेंसिटी होती है, नेट इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4I नॉट कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाई 2। ये है इंटरफेरेंस का फार्मूला, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इसी प्रकार से जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 2A नॉट कॉस फाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये नेट इंटेंसिटी, नेट एम्पलीट्यूड का फार्मूला और ये नेट इंटेंसिटी का फार्मूला, ये फार्मूले तब इस्तेमाल होते हैं जब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो। देखो अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है ना। और माना कि ये एम्पलीट्यूड कितना है बताइए, A नॉट, है ना। तब हम आई नेट के लिए ये फार्मूला और ए नेट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ऐसा रिलेशन इसलिए आता है क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि दो वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन है और ये इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो ये एक बात मैंने आपको उस समय के लिए रिवाइज करवा दी जब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A नॉट और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, तब नेट इंटेंसिटी और नेट एम्पलीट्यूड इन फॉर्मूले से लिखा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। Two waves of same frequency and intensity, same frequency and intensity superimpose each other। same frequency वाली दो वेव अगर सुपरिम्पोज करेंगे तो कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में इन्होंने कहा है कि जो दोनों की इंटेंसिटी है वो सेम है और उसकी इंटेंसिटी को बताया कितना जा रहा है, आफ्टर सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल बी, कितना हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि ये दोनों इंटेंसिटी सेम है, तो ऐसे में जो नेट इंटेंसिटी होगी वो जैसा कि लोग जानते हैं 4I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है ना। अपोजिट फेज में सुपरइम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। अपोजिट फेज का मतलब हो गया फेज डिफरेंस पाई। अपोजिट फेज का मतलब समझते हैं ना, अपोजिट फेज यानी कि आउट ऑफ फेज, फेज डिफरेंस पाई है और कॉस पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, कॉस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का मतलब क्या बताइए, कॉस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस पाई बाई 2 0 होने की वजह से ये देखिए 0 और ये दिस बिकम 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, बिकम 0। अगर दो वेव जिनकी इंटेंसिटी सेम है अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 0 होगा। अगर कोई कहता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखिए आई नेट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2A नॉट कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0 0, हेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी 0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 होगी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी 0 होगा। ऑप्शन डी सही है। आइए आगे चलते हैं जल्दी से।
two waves are approaching each other with a velocity of 20 meter per second and frequency is n. The distance between two successive nodes. Two waves are approaching each other. जब दो waves एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं, ये देखिए, जब दो वेव एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो जब सुपरइम्पोजिशन करती हैं तो क्या बनाती हैं, बोलो स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। ये देखिए, ये स्टैंडिंग वेव का डायग्राम है, ये नोड है, ठीक है ना, और ये जो आपको नजर आ रहा है वो एंटी नोड है। हमें दो नोड्स के बीच की दूरी पता करनी है। ये देखिए, दो नोड्स के बीच की दूरी है जो कि x मान लीजिए λ/2 के बराबर। नोड से नोड की दूरी λ/2 और नोड से एंटी नोड की दूरी λ/4, जबकि एक नोड के बाद एक छोड़ के नोड के बीच की दूरी ये देखिए, ये पूरा होता है लैम्डा। अल्टरनेटिव नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा, कंजुगेटिव नोड के बीच की दूरी λ/2 और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। ये सब आपको पता, और अगर भूल रहे हैं तो इसको सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो हमें पहले तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, तब हम इस x को फाइंड कर लेंगे बड़े आराम से। सो v = f लैम्डा, सो दिस इज 20 = n लैम्डा, सो लैम्डा = 20/n। इसके पहले जो दो सुपरपोजिशन ऑफ वेव के जो दो होमवर्क वाला का था, वेव 1 वेव 2, उसमें लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, और ये जो थर्ड है इसमें लेटेस्ट से थोड़े पहले वाले हैं, और लेटेस्ट से थोड़े पहले वाले होने की वजह से इसके क्वेश्चन थोड़े से आसान हैं, ठीक है ना। तो 20/n हो गया। अब हमें x फाइंड करना है, x जो कि λ/2, तो ये हो गया 20/n and by 2, so it is 10/n 10/n यूनिट मीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड पर सेकंड, ठीक है ना, तो सेकंड कट जाएगा, तो आंसर आएगा मीटर में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 हर्ट्ज, और दोनों सिरों पर फिक्स स्ट्रिंग में ये फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। ये देखिए, दोनों तरफ फिक्स स्ट्रिंग है। When the wave travel back after reflection, जब वेव यहाँ से जब बैक करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो जैसे ही बैक करेगी तो इसके साथ मिलेगी और स्टैंडिंग वेव बनाएगी। स्टैंडिंग वेव कब बनती है मालूम है ना, जब एक वेव जाती है कहीं से टकरा कर वापस आती है, तो जो फ्रीक्वेंसी जाने वाली वेव की होती है वही फ्रीक्वेंसी आने वाली वेव की होती है, और जब दोनों सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो इस प्रकार की वेव बनती है, जिसे हम लोग स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। Reflection. A node is formed at the distance 10 cm from the fixed end. ये किनारे वाले सिरे फिक्स हैं और यहाँ से सबसे पहले वाले नोड की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्पीड ऑफ वेव हमको फाइंड करना है, तो पहले हम वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो ये जो x है वो कितना होगा, दैट विल बी λ/2। λ/2 x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर = λ/2, सो λ = 0.2 मीटर, ठीक है। λ = 0.2 मीटर। नाउ v = f λ, v = f λ, सो f की वैल्यू 100 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.2, तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो ये आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए, और हाँ कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा आसान।
standing wave is represented by y is equal to a sin ओमेगा t, उसके बाद cos 0.01 x, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है जिसमें ये बताता है कि कहाँ पर नोड होगा या कहाँ पर एंटी नोड होगा, ठीक है ना। ये एंटी नोड और नोड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉस का फंक्शन है। कॉस का फंक्शन है यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर एंटी नोड होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर साइन के x होता, इसका मतलब ये होता कि x बराबर 0 पर नोड होगा, ठीक है ना। तो हमें वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स से कवर करेंगे। अगर के एक्स वाला फंक्शन कॉस के साथ होता है तो x बराबर 0 पर एंटी नोड बनता है, और अगर x वाला फैक्टर साइन के साथ होता है तो x बराबर 0 पर नोड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड और k इज इक्वल टू 0.01 पर मीटर, ठीक है ना। तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए सब लोग। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, so this is 100 and this is 0.01, so the answer will be 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। ये है वेव वेलोसिटी इन अ मीडियम। वेव की वेलोसिटी के कई फॉर्मूले होते हैं, जिनमें वेव की वेलोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है। वैसे वेव वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी फार्मूला होता है, सभी को मालूम है ये बात। ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। जो जैसा सवाल में जैसी डेटा दिया रहता है वैसा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, रेजोनेट कर रही है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रही है। इस फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक दूसरी स्ट्रिंग की लंबाई क्या हो जो वो इस नए ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। तो स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2LV। ये सारी बातें हम लोग लास्ट रिवीजन में हम लोग ये सब रिवाइज कर चुके हैं। n ओवरटोन नंबर है और n+1 हार्मोनिक नंबर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करेंगे तो इसकी जगह पर इसी का फॉर्मूला होता है m/2LV, है ना। यहाँ पे m क्या है, हार्मोनिक नंबर, और n क्या है, ओवरटोन नंबर। तो जब ओवरटोन नंबर वाला सवाल हो तो n की जगह पर रखो, और जब हार्मोनिक नंबर वाला सवाल हो तो m की जगह पर रखो। इससे हमको ये साबित होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले फॉर्क और दूसरे फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का रेशियो रस्सियों की लंबाई के रेसिप्रोकल रेशियो में रहेगी। तो F1/F2, F1 is 512 and F2 is 256 हर्ट्ज। और L2 हमको फाइंड करना है और L1 आपका 0.5 है। तो ये 2 is equal to L2 upon 0.5, hence we can say that L2 is equal to 1 मीटर, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो रहे हैं, सवाल के क्वेश्चंस हैं। इनसे आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है
वो आप कर ले जाएंगे, लेकिन आपका एक बार टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए और बहुत ही स्मूथली टॉपिक को पढ़ा करिए, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी क्लासेस में जो भी बातें होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं, बहुत ही सीधी सीधी बातें, साफ़ सुथरी बातें, कहीं कोई कॉन्सेप्ट उलझा हुआ नहीं रहता। जो कॉन्सेप्ट कठिन भी होता है वो भी इजी गोइंग वे में आपको समझा दिया जाता है, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। A closed organ pipe closed at one end is excited to support the third overtone। एक क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन सा ओवरटोन बन रहा है? थर्ड ओवरटोन बन रहा है, ऐसा हमको बताया जा रहा है। थर्ड ओवरटोन बन रहा है, तो बताइए इस ऑर्गन पाइप में कितने नोड और कितने एंटी नोड बन रहे होंगे। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू होता है इसमें नंबर ऑफ एंटी नोड। और क्लोज ऑर्गन पाइप में ये खास बात होती है। ये इसका जीरोथ ओवरटोन आपके सामने बना हुआ है, जिसका दूसरा नाम फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक है। कई बार हम बोल चुके हैं कि ये तीनों एक ही नाम है, एक एंटी नोड है और एक नोड है। नोड और एंटी नोड हमेशा बराबर होते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में। नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड, ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ एंटी नोड में अगर हम -1 कर देते हैं तो ओवरटोन्थ नंबर आ जाता है। ओवरटोन्थ नंबर आ जाता है। तो नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ एंटी नोड में ओवरटोन्थ नंबर कितना है बताइए? थर्ड ओवरटोन। इस ऑर्गन पाइप में थर्ड ओवरटोन बन रहा है, ऐसा बताया गया है। थर्ड ओवरटोन बताया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये फंडामेंटल टोन बना हुआ है, ये थर्ड ओवरटोन नहीं है। हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि जितने नोड बनते हैं उतने ही एंटी नोड बनते हैं। अगर एक नोड तो एक एंटी नोड, दो नोड तो दो एंटी नोड, तीन नोड तो तीन एंटी नोड, ये नंबर इक्वल रहेंगे। तो जब आपने 1 को उधर लेके चले जाएंगे, 1 को जब उधर लेके चले जाएंगे तो नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड की संख्या हो जाएगी 3 + 1। 3 + 1 यानी कि 4 नोड होंगे, 4 एंटी नोड होंगे। 3 नो 4 और 3 गलत, 4 और 3 नहीं होता, जितने नोड उतने ही एंटी नोड बनते हैं ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप में हमेशा। अगर 4 नोड बनेंगे तो 4 ही एंटी नोड बनेंगे। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, काम का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग ओवरटोन्थ नंबर दिया हो तो नंबर ऑफ नोड या एंटी नोड भी निकाल सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ नोड या एंटी नोड दिया है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ओवरटोन, क्वेश्चन में कौन से ओवरटोन की बात हो रही है, ओवरटोन्थ नंबर बता सकते हैं। In guitar, 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune। out of tune का मतलब समझते हैं? out of tune का मतलब होता है दोनों की फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में ट्यूनिंग नहीं है। ट्यूनिंग नहीं है मतलब फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। और ये दोनों मिलकर कितने बीट्स देते हैं? देखिए 6 बीट देते हैं। अच्छा, जब बी को के टेंशन को स्लाइटली घटा दिया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़कर 7 हो गई। आइए, ए जो कि नोन है और बी जो कि अननोन है, ठीक है ना। ए की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज सवाल में दी हुई है और बी इसके साथ 6 बीट दे रहा है, तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो 536 होगी, हाँ, इससे या तो 6 ज़्यादा होगी या इससे 6 कम होगी, यानी कि 224 हर्ट्ज। यानी कि आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब कह रहे हैं कि बी के टेंशन को कम किया गया,
ये आपको पता होगा कि फ्रिक्वेंसी जो कि 1/2LV फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात मैंने की है, 1/2L √T/μ, जहाँ पे म्यू मास पर यूनिट लेंथ है और T टेंशन है। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी आप बात करें, कोई भी ओवरटोन की बात करें, जनरल बात करनी है तो यहाँ पर n+1 होगा, यहाँ पर n ओवरटोन नंबर है और ये पूरा हार्मोनिक नंबर है, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने जो पहले लिखा था वो लिखा था फंडामेंटल टोन, और अब जो लिखने जा रहे हैं वो जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। जनरल फार्मूले में n ओवरटोन नंबर है और ये पूरा जो ब्रैकेट है वो हार्मोनिक नंबर है। तो फ्रिक्वेंसी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जब B के टेंशन को कम किया जाएगा तो B की फ्रिक्वेंसी भी घटेगी। तो अभी ये अंतर कितना है, 6 हर्ट्ज का है। और अब जब ये बढ़कर जब इसकी फ्रिक्वेंसी घट जाएगी तो अब ये अंतर कितने का हो सकता है, 7 हर्ट्ज का अंतर बन सकता है। इसलिए आंसर कौन होगा, 224 हर्ट्ज होगा। 536 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब टेंशन कम किया जाएगा तो B की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी घटेगी, और जब B की फ्रिक्वेंसी घटेगी तो ये अंतर जो पहले 6 है, ये अंतर जो पहले 6 है अब वो अंतर घट के 6 से कम हो जाएगा, जैसे 5 हो जाएगा, जबकि सवाल में ये अंतर 7 बताया गया। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा और ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। B के टेंशन को कम करने से B की फ्रिक्वेंसी घटेगी, और B की फ्रिक्वेंसी घटेगी तो जब ये आंसर होगा तभी घटने पर 7 बन सकता है, और अगर ये आंसर होगा तो घटने पर 6 से कम बनेगा, जैसे 5 या 4 बनने लगेगा। इसलिए इन दोनों ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा इसकी तुलना में। स्लाइटली डिक्रीज लिखा हुआ है, स्लाइटली डिक्रीज करने का मतलब है फ्रिक्वेंसी टेंशन स्लाइटली डिक्रीज करने का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी भी स्लाइटली डिक्रीज होगी, और जब स्लाइटली डिक्रीज होगी तो इसके डिक्रीज होने पर अंतर 7 का हो सकता है, जबकि इसके डिक्रीज होने पर अंतर 6 से कम, 6 से कम, यानी कि 5 या 4 का अंतर बनेगा, जो कि सवाल में ऐसा नहीं कहा गया है। फ्रिक्वेंसी के अंतर को 6 से बढ़ाना है, 7 करना मतलब बढ़ाना है, ना कि घटाना है। ऐसे क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बार बीट फ्रिक्वेंसी के बारे में अगर आपको ठीक से पता रहेगा तो आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन जिसमें 2 कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं इस प्रकार से, ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है, और डॉपलर इफेक्ट आपके सिलेबस से हट गया है। फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन इस डीपीपी में पड़ गया है इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। दो कार्स है जिनकी वेलोसिटी 22 और 16.5 मीटर पर सेकेंड। ये 2 कार्स, इनमें से एक ए है और दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब क्या हुआ कि पहली कार ने हॉर्न ब्लो किया, तो ये बन गया सोर्स और ये बन गया ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर, जो हॉर्न ब्लो करेगा ऑब्वियसली वो सोर्स होगा और दूसरा वाला ऑब्जर्वर होगा। ये सोर्स वेलोसिटी और ये ऑब्जर्वर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू है 22 मीटर पर सेकेंड और इसकी वैल्यू है 16.5 मीटर पर सेकेंड। और अब जो ए है उसने एक हॉर्न ब्लो किया, ये हॉर्न ब्लो किया जिसकी फ्रिक्वेंसी थी ब्लो हॉर्न, हाँ 400 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का हॉर्न ब्लो किया। तो जो हॉर्न ब्लो करता है उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, बोलिए पॉजिटिव। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये कैसी होगी, बोलो नेगेटिव, और ये कैसी बताइए, पॉजिटिव। अब आप क्वेश्चन है कि बी को क्या फ्रिक्वेंसी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी चेंज होती है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो सोर्स से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी से या तो कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है। अगर दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है
तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी रियल से ज़्यादा होती है, अगर बीच की दूरी बढ़ रही है तो कम होती है। आइए क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। एपरेंट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जो ऑब्जर्वर को मिलेगी, जबकि रियल फ्रिक्वेंसी वो होगी जो सोर्स से निकाली जाएगी। v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये है सोर्स की फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। v की वैल्यू आपकी 340 दिया हुआ है, तो 340 माइनस 16.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 340 माइनस 22 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 400 हर्ट्ज रियल फ्रिक्वेंसी। ये रियल फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखते हैं या ऑपरेट फ्रिक्वेंसी यहाँ निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा 356.5 अपॉन 318। हाँ 22 हटा दीजिए 40 से, तो कितना हो गया 318 और इंटू 400, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप देख लीजिएगा 400 से जरा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू मोर देन 1 है, इसलिए आंसर 400 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 400 से ज़्यादा आप चेक कर लेना, या तो 411 या 448 आप चेक करिए, 448 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस डीपीपी में 10 के बजाय 8 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट, हर साल क्वेश्चन आता रहा, इस साल डॉपलर इफेक्ट को नीट से हटा दिया गया, लेकिन टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि गलती से या जानबूझ के कैसे भी डॉपलर इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से क्वेश्चन आ भी सकता है। इसलिए चलिए, ये फार्मूला होता है, इसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी को हमेशा विद साइन रखते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक होता है? सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसके अपोजिट जो दूरी होती है, उसके अपोजिट जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है? सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। और अगर कोई कार उसकी उल्टी चल रही होगी, जैसे कि ये देखिए, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ये हॉर्न ब्लो किया गया, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव लिखा जाएगा। तो जब हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने की वजह से 340 बिकम 356.5, एंड ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 318 इंटू 400, ये निकल आया आपका एपरेंट फ्रिक्वेंसी 448 हर्ट्ज। तो अब हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर चुके हैं। हर वैरायटी को हम लोग कवर कर चुके हैं। ओपन ऑर्गन पाइप भी, क्लोज ऑर्गन पाइप भी, ओपन और क्लोज के जो कंपैरिजन के सवाल हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे ओपन का 3rd ओवरटोन क्लोज के 5th ओवरटोन के बराबर है, तो बताइए उनकी में वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्गन पाइप की लेंथ वगैरह क्या होगी। इसी प्रकार से स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाले सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। रेजोनेंस ट्यूब वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग वेव मोशन, जो कि सुपरपोजिशन से पहले का चैप्टर होता है, हम लोग वेव मोशन की प्रैक्टिस करेंगे। और वेलोसिटी ऑफ वेव इन डिफरेंट मीडियम, जैसे वेलोसिटी ऑफ वेव इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड इन गैसेस, इस प्रकार इन 2 चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग कम से कम 4 या 5 डीपीपी में इनको हम लोग करेंगे। और उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी अप्रोच को अच्छा बना सकते हैं, और एग्जाम के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तैयार करिए इतना।